गोविंदा नाम मेरा के ऊपर जो मेरी कमेंट्री है उसे आप इस वीडियो में सुनोगे। ये तीसरा भाग है पूरे कमेंट्री सीरीज का। तो अगर आपने इस पर क्लिक किया है मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। तो जहाँ पे हमने पार्ट 2 को ख़त्म किया था उसके आगे से शुरू करते हैं। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं बस एक बात को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कैसे हम इस पिक्चर में देखते हैं कि एक कोर्ट केस कई लोगों का जीवन बर्बाद कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जी नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना केस खिंच रहा है कि हर कोई सफ़र ही कर रहा है। मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक बार अगर कोर्ट फैसला भी सुना देना तो चलो, हारने वाली पार्टी को दुख होगा, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे एक नई शुरुआत से। लेकिन अभी सब फंसे पड़े हैं। शुरुआत करते हैं गोविंदा से। उसकी शादी हो रखी है, फिर भी वो अपनी वाइफ को एक वाइफ की तरह नहीं ट्रीट करता, क्योंकि उसे लगता है कि शादी के मामले में इसके साथ धोखा हुआ और उसका जो प्यार सुक्कू है उसके साथ वो खुश रहेगा। मतलब वो साथ में घर में रहेंगे, घर चलाएंगे, और अपना डांस का ग्रुप भी जो जीसू है उसको भी बढ़ाएंगे और अमीर हो जाएंगे। इस कल की झूठ मूठ की खुशी के एक्सपेक्टेशन की वजह से वो आज की खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। गोविंदा की माँ जो एक्सपेक्ट कर रही है कि आशा निवास उसके पास रह जाएगा, इस वजह से वो 15 साल से पैरालाइज होने का नाटक कर रही है। सोचो, इस नाटक की वजह से वो घर के बाहर नहीं जा सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर सकती, और ये 15 साल से चल रहा है। फिर गोविंदा की वाइफ गौरी है जो प्रे करती है कि किसी तरह ये केस खत्म हो जाए, सुक्कू जो प्यार का नाटक कर रही है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद गोविंदा का ध्यान सिर्फ उस पे हो और किसी तरह तीनों साथ में एक अच्छा जीवन जीने लगे। इस बंगले में या फिर कहीं और उसे फर्क नहीं पड़ता। इसके ऑपोजिट साइड है विष्णु विश्वकर्मा और उसकी माँ चारुलता। वे खुश थे जब तक उनको पता नहीं था कि गोपी विश्वकर्मा की दूसरी शादी हुई है। पर जब ये राज खुल जाता है तो चारुलता के अंदर बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा निकालना चाहती है, लेकिन किस पर? गोपी विश्वकर्मा चला जाता है और वापस आता ही नहीं, मतलब वो मर जाता है। इसीलिए यही गुस्सा वो एक बदले की भाव में बन जाता है और चारुलता अपने लड़के को लेकर मुंबई आ जाती है। उसे लगता है कि आशा वाघमारे ने धोखे से गोपी विश्वकर्मा से शादी की है और ये घर खरीदने को कहा, इसीलिए वह बदला चाहती है। वो तभी खुश होगी जब आशा वाघमारे और उसका बेटा रास्ते पर आ जाएंगे और दूसरों की भीख पर अपना जीवन जिएंगे। इस बदले के भाव ने उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। जो तमिलनाडु में घर था वो बिक गया, 20 करोड़ का कर्जा आ गया, और केस फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा। उसका बेटा विष्णु विश्वकर्मा दिखने में तो एकदम शो ऑफ करने वाला बंदा लगता है, एकदम स्टाइलिश, लेकिन उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या प्रोफेशन है? देख के तो लगता है कि उसने बस घर बैठकर अय्याशी की है, इस एक्सपेक्टेशन से कि जब वो केस जीत जाएंगे तो इतना पैसा आ जाएगा कि उनको जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि ये सपना विष्णु और उसकी माँ चारुलता ने अकेले देखा है। कोई तो होगा उनके साथ, बिल्डर या फिर लॉयर, जिन्होंने एक झूठ मूठ का सपना दिखाया कि अगर आप केस लड़ोगे तो पैसा ही पैसा होगा। पर जैसे एक साल बीतते गए, केस खिंचता गया, उलझता गया, और आखिरकार उन्हें सेटलमेंट के लिए ही बात करनी पड़ी। शायद सिविल कोर्ट्स होने का यही एक पर्पस है कि अगर आपके फैमिली में कुछ भी डिस्प्यूट हो तो आप कोर्ट जाओ, लड़ने लगो, लेकिन आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा, और थक कर कई साल बीतने के बाद आखिरकार जो फैमिली की दो पार्टीज है हाथ मिला लेगी और फिर सेटलमेंट करके आगे का जीवन खुशी से जी पाएगी। शायद ये हमें सीख मिलती है गोविंदा नाम मेरा से, कि कोर्ट इन सिविल मामलों में न्याय देने के लिए नहीं है,
ये है एक थेरेपी सेशन की तरह, जो आपको इतना टॉर्चर करेगी कि आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे आपसी मतभेद को मिटाने के लिए। अच्छा आइडिया है। ये सब बोलने का मेरा क्या उद्देश्य है? इस पिक्चर में आगे जाकर जो गोविंदा और उसका परिवार करता है वो गलत है। पैसे के लिए किसी को धोखा देना ये सही नहीं है। फिर भी इस सिचुएशन में गोविंदा और उसके परिवार ने जो भी किया वो जायज़ है, क्योंकि इतने वर्षों के दुख झेलने के बाद वे कुछ पल की खुशी मिलने के हकदार है। ये तो चलो आगे की बात। कहानी को कंटिन्यू करते हैं जहां पर मैंने पहले छोड़ा था। इस पॉइंट पर गोविंदा नाम मेरा का एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसका नाम है सिक्स पैक सैंडी। हम मिलते हैं एक नए कैरेक्टर से, संदीप धारकर, जो अपने आप को एक सोशल इन्फ्लुएंसर समझता है पर वो है नहीं। इसका उदाहरण जो वो लाइव स्ट्रीम करता है उसमें जो साइड में जो लाइव कमेंट्स है उसको पढ़ने से मिलता है। ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये अलग ही दुनिया है और उसमें अलग ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। ये जो लाइव चैट दिखाया है उसको किसी ने तो मेहनत से हर एक कमेंट को लिखा होगा, एक सोच समझ के लिखा होगा, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो उसमें भर दी होगी। फिर भी ये बस स्क्रॉल होता जाता है और टेक्स्ट चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस कमेंट्स को पढ़ा होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। अभी नहीं, किसी और वीडियो में। उसके लिए मुझे लगता है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं संदीप धारकर की। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। अजीत धारकर एक पुराने ख्यालात का आदमी है, लेकिन उसका जो बेटा है फॉरेन रिटर्न एक चर्सी है, एक म्यूजिक लवर है, जिसको एक म्यूजिक वीडियो बनाना है। उसके लिए किसी तरह कांटेक्ट से वो वकील कौस्तुभ गोडबोले से गोविंदा को कांटेक्ट करता है और गोविंदा और सुक्कू वकील के साथ यहाँ आ जाते हैं काम के लिए। इस सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हर कैरेक्टर का अलग ही मूड है। जो ये लोकल गैंगस्टर है उसको ये सब म्यूजिक वीडियो बकवास लगता है, फिर भी उसके बेटे के कहने पर वो बनाना चाहता है। जो बेटा है वो ड्रग एडिक्ट है और उसको वैसे तो म्यूजिक से कोई मतलब नहीं है, बस उसके पास बहुत पैसा है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी उसके मन में आए वो करता है। आज गाना बनाने का मन किया तो गाना बना दिया, फिर म्यूजिक वीडियो बनाने की इच्छा जगी तो अभी म्यूजिक वीडियो बना रहा है। गोविंदा और सुक्कू जो जीसू बैंड को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम प्रोफेशनल अप्रोच से आते हैं। ये प्रोफेशनल अप्रोच किसी को समझ में नहीं आता, ना वो गैंगस्टर को ना ही उसके बेटे को। फिर भी ये कॉन्वर्सेशन स्मूथ जाए इसीलिए वकील को वहां पे बिठाया है। वो एक मिडलमैन जैसा है, एजेंट जो दोनों पार्टीज को संभालेगा। इसीलिए उस वकील के भले ही कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स ना हो, उसका प्रेजेंस वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब सैंडी गाना बजाता है तब गोविंदा और सुक्कू बस आपस में एक प्रोफेशनल्स की तरह बात करते हैं कि इसको कैसे शूट करेंगे, कौन से स्टेप्स लेंगे। लेकिन ये अजित जो गैंगस्टर है उसको समझ में नहीं आता। वो एक्सपेक्ट करता है उनसे एक रिएक्शन समझने के लिए कि वो गाना सचमुच अच्छा है या नहीं। तो इसी उसके एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे वकील है जो उस गाने को सुनते हुए उसे एंजॉय करने का लगता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन गाना एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छा है तो शायद एंजॉय कर भी रहा होगा। उसके होने के वजह से ही ये मीटिंग अच्छी जाती है और वो गैंगस्टर पैसे देने के लिए मान जाता है। अब इस गैंगस्टर की जो बैक स्टोरी है ना एकदम नॉर्मल है। ये गरीब घर से आता है, सीधे रास्ते से काम करने की कोशिश की लेकिन जमा नहीं, फिर उसने टेढ़ा रास्ता अपनाया और ड्रग स्मगलिंग, मर्डर और पॉलिटिकल फंडिंग, ये सब करके वो अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और जो लाइफ में उसने एंजॉय नहीं किया वो चाहता है कि वो सारी खुशी उसके बेटे को मिले। ये तो सिंपल स्टोरी है, ऐसे कैरेक्टर हमने बहुत देख लिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सैंडी का।
जो सरफेस में देख के लगता नहीं है, ऐसे लगता है कि वो बस नशेड़ी है और नशे में डूबा रहता है और उसमें आगे कुछ कैरेक्टर डेप्थ नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो, सैंडी का एक गहरा कैरेक्टर है। वो जो भी करता है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट बैक स्टोरी है। तो चलो मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। अजीत धारकर एक गैंगस्टर है, एक क्रिमिनल है, एक बुरा इंसान है। तो चलो, लेकिन उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि उसको बुरा काम करना पड़ा। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो नहीं चाहती कि उसके जो आदतें हैं वो बच्चे पर असर पड़े। इसलिए वो चाहती है कि सैंडी जितना दूर रह सके उतना दूर रहे। शायद वो अपने किसी यूएस के रिश्तेदार के पास भेज देती है जहां पर सैंडी बड़ा होता है। अब अगर उसके बर्ताव में देखोगे ना, तो उसके अंदर जरा सी भी बुराई नहीं है। सैंडी किसी का भी भला बुरा नहीं चाहता, वो बस खुश रहना चाहता है। वहां पे यूएस में उसे एक पंजाबी लड़की से प्यार हो जाता है। वो चाहता है कि वो बस वहीं पे अच्छा सा जॉब करके वहां पे सेटल हो जाए और एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन यहाँ पर मुंबई में तब तक किसी कारण से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अभी पूरा कंट्रोल उसके पापा के पास आ जाता है, मतलब ये गैंगस्टर। वो बोलता है बेटे को, तुम वापस आ जाओ। सैंडी को आना नहीं है, फिर भी वो आ जाता है। उसको आना ही पड़ता है क्योंकि आखिरकार उसके डैडी के कॉन्टैक्ट्स दूर तक जाते हैं। तो वो कहीं पे भी अपने डैडी के अगेंस्ट जाकर खुश नहीं रह सकता। अभी मुंबई में आकर डैडी बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में मेरी मदद करो। लेकिन वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। तो डैडी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना तो कुछ मत करो, घर पे बैठे रहो, जो मर्जी करना है वो करो, लेकिन तुम वापस नहीं जा सकते। तुम उस लड़की से नहीं मिल सकते, उस लड़की से नहीं मिल सकते, क्योंकि अजीत ने सीक्रेटली उस लड़की का एक्सीडेंट करवा कर उसे मार दिया। ये सुनकर सैंडी सदमे में आता है और इसी डर से कि उसके पिता उसके अन्य दोस्तों को भी ना मारे, वो मुंबई चला आता है। अब इस मोमेंट में उसके अंदर दर्द बहुत है। भले ही उसको एक लाइट हार्टेड कॉमिकल, एक मजाकिया बिना दिमाग वाला इंसान दिखाया है, लेकिन सच तो ये है कि जो भी वो करता है वो अपने दर्द को भुलाने के लिए करता है। वो ड्रग्स लेता है अपने दर्द को भुलाने के लिए, वो गाना बनाता है अपने दर्द को भुलाने के लिए। सैंडी आगे जो भी करता है इस दर्द को भुलाने के लिए करता है। जो आगे जाकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है ना, वो एक्सीडेंट नहीं है। एक तरीके से वो अपने आप को मारना चाहता है एक्सीडेंट कराकर। एक्सीडेंट होता है पर वो मरता नहीं है। उसके बाद जब वो पागल भिखारी वहां पे आकर बोलता है, एक्सीडेंट हुआ धम, पर तू मरा नहीं, क्योंकि तू इंसान नहीं, तू एलियन है। ऐसा नहीं कि वो एलियन है, लेकिन वो मरा नहीं, ये एक इंडिकेशन है कि सुसाइड उसके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को जस्टिस दिलवाए। शायद इसीलिए वो अपने डैडी का लॉकर खोलकर 7 करोड़ के ड्रग्स उठा लेता है। फिर इसके बाद वही ड्रग्स को वापस खरीदने के लिए वो 5 करोड़ की कैश उठा लेता है। फिर वो कैश देकर ड्रग्स लेकर जब वापस आता है, वो देखता है कि पुलिस वालों ने घर घेर रखा है। फिर भी जानबूझ के वो बैग में से ड्रग्स निकालता है। ए जी, आपका बेबी बी गॉट योर सी। ये मजाक नहीं है, ये उसका प्लान है अपने बाप को ड्रग्स के केस में फंसाने का, उसको जेल भिजवाने का, भले ही इस कारण से वो खुद जेल चला जाए। इतना ही नहीं, मैं तो आगे जाकर बोलूंगा कि सैंडी को पता है कि गोविंदा एक ज़रूरतमंद इंसान है, क्योंकि शायद उसने उसकी न्यूज़ पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में उसके केस के बारे में। इसीलिए वो वकील से बोलकर गोविंदा को ही सिलेक्ट करता है। फिर एक टाइम में चांस लेकर वो गोविंदा के सामने लॉकर खोलता है, ये दिखाने के लिए कि उसमें पैसा है जो वो चुरा सकता है। उसके सामने वो पासवर्ड प्रेस करता है ताकि उसको ये भी पता चले कि पासवर्ड क्या है। फिर भी जब गोविंदा पैसे नहीं चुराता तो वो कुछ और सोचता है।
जब शूटिंग चल रही होती है तो उसको पता है कि उसको एक्टिंग करना है, उसको परफॉर्म करना है, लेकिन वो जानबूझ के नशा करके बेहोश होने का नाटक करता है ताकि गोविंदा को खुद परफॉर्म करना पड़े। शायद ये करने से, ऐसा म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने से इन दोनों को नोटिस किया जाए और उन दोनों को जो पॉपुलैरिटी वो डिजर्व करते हैं वो उनको मिले। लेकिन आगे जाकर ट्विस्ट आता है कि उसका जो पिता है वो गुस्सा हो जाता है और म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने से मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो गोविंदा को पीटता है और उससे 30 लाख लेने के लिए बोलता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गाने का बजट था 20 लाख, उसने मांगे 30 लाख और पैसे देने की धमकी ऐसे दी कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसका कोर्ट का केस सुलझेगा नहीं। मतलब उसमें लालच भरा पड़ा है। सैंडी ये सब देखता है और उसको एक तरह से गिल्ट लगता है कि उसके वजह से गोविंदा इसमें और फंस गया। वो वेट करता है अपॉर्चुनिटी की। लकीली सामने से उसको कॉल आता है। ओ सैंडी, लोकेशन पिन भेज रहा हूँ, कम फास्ट। भले ही गोविंदा आवाज बदल कर बोलता है, वो आवाज पहचान लेता है और इसीलिए वो गाड़ी में ड्रग्स लेकर आता है। और ड्रग्स भी देखो कैसे कन्वीनियंटली बाहर रखा है। ये है संदीप धारकर ए के ए सिक्स पैक सैंडी की स्टोरी। जब भी हम इंस्टा पे या फिर टिकटॉक पे हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं ना, जो ऐसे लगते हैं कि बिना दिमाग के गाने पर नाचने वाले बंदर है, सच तो यह है कि उनकी भी पर्सनालिटी में डेप्थ है, उनकी भी लाइफ में चैलेंजेस है जो हमें दिखते नहीं है, जिनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए हम उन्हें ट्रोल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रोल करना बंद करो, जो करना है वो करो, क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री एज लॉन्ग एज यू डोंट ब्रेक द लॉ। ये सारा लंबे कहानी का डिटूर आपको लगेगा कि क्या गारंटी है ये सब सच है, या फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बस एक हिंट है इसके लिए, वो गाना। दिखने में तो सैंडी एक नशेड़ी सिंगल लड़का लगता है, लेकिन उसका गाना रोमांटिक है। वो है भले ही पूरा मराठी, लेकिन गाना पंजाबी में है। बस इतना प्रूफ काफ़ी है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब शुरुआत में अजीत धारकर वकील को बोलकर इस कोरियोग्राफर को बुलाता है, तो पहले बोलता है बजट 20 लाख है। 20 लाख के हिसाब से ये जो कोरियोग्राफर गोविंदा है, ये स्टोरी बताता है कैसे कि बेली डांसर सैंड पर है, सैंडी भाई बोट पर है, वहां से ट्रैक आउट लेंगे दुबई। जब गोविंदा ने ये सोचा, तब बजट में रहेंगे यही सोचकर बोला होगा ना। लेकिन फिर ये जो प्रोड्यूसर है वो स्टोरी चेंज कर देता है, बोलता है कि फिल्म सिटी में शूट करो और दुबई का बोर्ड डाल दो। मतलब बजट कट और कटौती। तो ये तो उसकी पर्सनालिटी है, नेचुरली वो वैसा करेगा। लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये है कि क्या जब उसने बोला कि 20 लाख का बजट है और कोरियोग्राफर का चार्जेस है 8 लाख, तो उसका ये इंटेंशन था कि गोविंदा को बुला लेंगे 8 लाख के लालच से, उससे एक अच्छा गाना बनवा लेंगे, और गाना कैसा भी बने उनको पैसा तो नहीं देना, बस जो बंगले का केस चल रहा है उसकी धमकी देकर उसको भगा देना है, या फिर उसको पीट कर भगा देना है जो होता है। इसका मतलब है कि अजीत धारकर का कभी भी इंटेंशन नहीं था उनको पैसे देने का, और स्पेसिफिकली वो कोर्ट केस की वजह से वो गोविंदा को सिलेक्ट करता है एज अ कोरियोग्राफर। ये सब दिखाने का कारण ये है कि भले ही अजीत धारकर को एक सिंपल आदमी जो अपने बेटे से प्यार करता है और क्रिमिनल है लेकिन वैसे अच्छा है, ये दिखाने की कोशिश की है उस सीन में, फिर भी जो उसका इंटेंशन है, जो उसकी गंदी सोच है, उसके वजह से जो वो अंत में उसके साथ होता है, ये वो डिजर्व करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी स्टोरी है वो ऑडियंस को पसंद आए, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। कहानी में जो भी हो, उसके अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए और बुरे लोगों के साथ बुरा होना चाहिए। और शुरुआत से अंत तक पूरी कहानी में बस इतना दिखाना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्यों ये लोग अच्छे हैं और क्यों वो लोग बुरे हैं, बस। तो अजीत धरकर मेन विलन है, ये बुरा आदमी है,
लेकिन इस पिक्चर में छोटे विलन भी है जो पूरे बुरे नहीं है, जैसे सुक्कू। तो सुक्कू को कैसे बुरा दिखाया है? पिछले वीडियो में मैंने कहा कि सुक्कू गोविंदा से शायद प्यार तो करती है, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ है। वो देखती है कि कोर्ट में केस किस दिशा में जा रहा है। विष्णु के साथ तो उसका डील है, तो अगर वो जीतता है केस तो उसमें तो उसका फायदा है, लेकिन अगर वो हारता है तो सुक्कू को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसको ध्यान से गोविंदा के साथ भी प्यार करना पड़ेगा। इसीलिए अगर जरूरत पड़े तो वो शादी करने के लिए भी तैयार है। अब सुक्कू के जो इंटेंशन सही नहीं है ये गोविंदा को तो पता नहीं, क्योंकि वो प्यार में अंधा है। लेकिन उसके अलावा दो लोग हैं जो सुक्कू के इरादे सही नहीं है, वो किसी तरह से वो जानते हैं। एक है गौरी और दूसरी है गोविंदा की माँ। लेकिन वो ये कैसे जानती है? आशा वाघमारे खुद एक डांसर है, और वो कहावत है ना, वी डांस टू एक्सप्रेस। तो वो वीडियो देख के या फिर डांस परफॉर्मेंस देख के समझ सकती है कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है। भले ही सुक्कू का इंटेंशन ना हो, लेकिन जाने अनजाने में वो कुछ हिंट्स देती है जिससे कि पता चले कि सुक्कू के इंटेंशंस अच्छे नहीं है। जैसे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, जो मोबाइल में वो दोनों डांस करते हैं, भले ही दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्लियरली दिखता है कि सुक्कू को गोविंदा से ज्यादा कैमरा से प्यार है। वो एक अपॉर्चुनिस्ट स्वार्थी लड़की है जो हर चीज में अपना फायदा देखती है। वो भले ही अभी गोविंदा को यूज कर रही है अपने फायदे के लिए, लेकिन तब जब वो बिजली का डांस कर रही थी तब उसकी नजर थी मेन हीरो पर। उसको पता था कि रणबीर कपूर सुन रहा होगा, इसलिए वो जानबूझ के कॉम्प्लीमेंट करती है इस होप से कि वो नोटिस करे। लेकिन रणबीर को भी पता है कि ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों से कैसे डील करना है, इसलिए वो पहले रिएक्ट नहीं करता। वो रिएक्ट तब करता है जब गोविंदा उसको क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि भले ही वो उसकी बुराई कर रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहा है ना अपने दिल से कर रहा है, किसी स्वार्थ की वजह से नहीं। यही स्वार्थ आशा वाघमारे को उस वीडियो में देखता है। इसके कॉन्ट्रडिक्शन में वो देखती है कि जब वो पोहा लेकर आती है तो एकदम प्यार से उसको खिलाने की कोशिश कर रही है, मतलब प्यार से खिलाने का ढोंग कर रही है। ये वो पहचानती है, इसीलिए वो उस लड़की को डायन बुलाती है। नॉर्मल ऑडियंस शायद ये पकड़ ना पाए, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर ये सारी चीजें सोच कर करता है। हर डांस मूव का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। अब इस सिचुएशन में आशा वाघमारे बोल सकती है कि अपने बच्चे को उस लड़की से दूर रहे, लेकिन उसको पता है कि गोविंदा के सर पर प्यार का भूत सवार है जो इतनी आसानी से उतरेगा नहीं। लेकिन वो उतर ही जाता है जब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये विलन से दूसरा विलन, गोविंदा नाम मेरा। इस पिक्चर में ना एक विलन्स की रेंज है जो एकदम खराब से थोड़े खराब, थोड़े खराब से थोड़े कम खराब, और थोड़े ग्रे एरिया वाले, ऐसी रेंज है। इन लिस्ट में आता है एक और नाम, आनंद भाऊ जोशी, जो कि एक ब्रोकर है। सफ़ेद पोशाक चोर, जो दिखने में तो अच्छे लगते हैं, उनका बर्ताव भी अच्छा होता है, लेकिन उनके असली रंग आगे जाकर पता चलते हैं। एक तरह से ये पिक्चर एक लाइफ लेसन है हम सब के लिए कि लोगों को जज कैसे करना है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये कैसे जज करना है, उनके बर्ताव से नहीं, उनके इंटेंशन से। अब ये जो बिल्डर है वो तो एक देखने में अच्छा व्यक्ति लगता है जो कि निस्वार्थ भाव से मदद करना चाहता है, लेकिन उसके असली रंग, उसका स्वार्थ आगे जाकर पता चलता है। इसके कंपैरिजन में जो भी अच्छे लोग हैं जो अंत में जीत जाते हैं, उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव देखो, कभी भी सही नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, मारना, पीटना, ये भी एक तरह से प्रेम व्यक्त करने का तरीका है। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले व्यूइंग में ये पिक्चर तो एकदम हल्की फुल्की कॉमेडी लगेगी जिसको देख के मज़ा आया, और उसके बारे में आप भूल भी जाओगे।
इसीलिए इन वीडियो को बनाने का मेरा हेतु ये है कि इस कहानी को गहराई से समझना, इससे क्या हम सीखते हैं, इसके बारे में मैंने बात करी है। एक बार लोगों का इंटेंशन पता चल गया ना, तो हर सीन की कॉम्प्लेक्सिटी उभर के आती है। जैसे आगे के सीन में जब ये सेटलमेंट के लिए एक चाल के बाहर मिलते हैं, तो हर व्यक्ति के डायलॉग के बारे में ध्यान से सुनना है। जैसे शुरुआत में आशा बोलती है, ये गंदा है। इसका बोलने का कारण ये नहीं है कि इतनी गंदी जगह पे क्यों लाया है। उसके कहने का ये हेतु है कि जो भी ये सेटलमेंट के लिए यहाँ पर बुलाया है, ये उसे सही नहीं लग रहा। उसका शक आगे जाकर कंफर्म होता है जब सेटलमेंट के लिए बात होती है। तब ना 7 करोड़ ना 5 करोड़, 40 लाख की वैल्यू में सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं और गोविंदा के वकील को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये बोलकर कि उसकी भी पूरी फीस देंगे। ये है कौस्तुभ गोडबोले की लॉयल्टी टेस्ट, जो वो पास करता है और इसी वजह से आगे जाकर उसका बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा विष्णु की जो मदर है, इसका जो ट्रू इंटेंशन है कोर्ट पे केस करने का, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, वो यहाँ पे क्लियरली बताती है। उसे बंगला नहीं चाहिए, बंगला विष्णु को चाहिए। उसे चाहिए बदला। भले ही कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश की कैसे आशा पहली वाइफ है गोपी की और चारुलता सेकंड वाइफ है, लेकिन मुझे लगता है कि सच तो ये है कि चारुलता पहली वाइफ है और आशा सेकंड वाइफ है। तो उसे गुस्सा है कि गोपी विश्वकर्मा की पहली शादी होते हुए भी उसने दूसरी शादी क्यों की। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है जो हमें आगे जाकर पता चलता है, लेकिन उसके बारे में तब बात करेंगे। यहाँ पर हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस सीन के बाद सीधा रात होते हुए दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बीच में एक और सीन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दिखाया नहीं सस्पेंस को बरकरार रखने के लिए। जो मैंने कहा था कि जो कौस्तुभ गोडबोले वकील है, उसकी यहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट होगी। भले ही उसको बोला है कि उसकी फीस पूरी पे हो जाएंगी, तब भी मुझे लगता है कि आगे की सीन में वो गोविंदा को बोलता है कि सेटलमेंट ना करें। और बातचीत से ये भी एक विषय निकलता है कि उनको फोटोग्राफ्स के बारे में कैसे पता चला। इसीलिए कोर्ट पर पूरा विश्वास ना रखकर खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। ये गोविंदा के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट है, जिसे हम इस कहानी का मिड पॉइंट भी समझ सकते हैं। जब उसे एक झटका लगता है, और झटका उसके चेहरे पर दिखाया है, डर उसके चेहरे पर दिखाया है जब वो एक चाल में देखता है किसी को किसी से बात करते हुए। और झटका इतना बड़ा है कि वो घर पे दारू पी के आता है, शायद पहली बार। यहाँ पे पिक्चर का रिपीट व्यूइंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कहानी में सस्पेंस है। इसका ये इमोशनल रिएक्शन समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम आगे जाकर देखते हैं तब हमें पता चलता है इस सीन में गोविंदा ने मंजू को सुक्कू के साथ बात करते हुए देखा। तब उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि इसके पूरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, एक व्यक्ति है जो उसे खुश रखती थी, वो थी सुक्कू। लेकिन अभी उसने भी उसको धोखा दिया, तो उसका दिल टूट जाता है। अनफॉर्चुनेटली सस्पेंस रखने के लिए ये जो इमोशनल इम्पैक्ट जो होना चाहिए था इस मोमेंट पर, वो कम हो जाता है। फिर भी अच्छा है कि इस सीन को ऐसे जेन्युइनली प्ले किया है, मतलब वो दारू पी के आता है, ताकि रिपीट व्यूइंग में वो जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखे। और वो दारू क्यों पी रहा है, वो एक फर्स्ट हाफ की समरी जैसे उसके दिमाग में जो भी चल रहा है वो हमें सुनाई देता है, और जाकर वो बेड पे गिर जाता है। बेड पर गिरने से पहले एक इंस्पेक्टर जावेद के साथ सीन है, लेकिन इसका जो भी ये वीडियो में रेलेवेंस नहीं है, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करता हूँ। लेकिन अभी जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मुझे बोलना है। भले ही ये पिक्चर में नहीं दिखाया है, एक हेलो नाम का गाना है जिसका इस सीन से कनेक्शन है। वो गाने के पहले गोविंदा बोलता है, कहाँ फंस गया सुक्कू गौरी, सुक्कू गौरी, सुक्कू गौरी। इससे अच्छे तो मेरे सिंगल लाइफ वाले दिन थे। इस गाने का रेलेवेंस ऐसा है कि इस मोमेंट पे, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में, गोविंदा को लग रहा होगा कि
मैं अगर सिंगल होता तो ही अच्छा होता। और ये इमोशन सेंस भी बनता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे मारती है, उससे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, और उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे लग रहा था कि उससे प्यार करती है, वो उसे धोखा दे रही है। तो अगर यही विचार उसके दिमाग में अंत तक बना रहता तो इस स्टोरी का एंड ऐसे होता कि सुक्कू को तो छोड़ दिया, लेकिन वो अपने वाइफ को भी डिवोर्स देके अलग हो जाता। लेकिन वो वैसा नहीं करता क्योंकि ये जो गाना है वो एक फ्लैशबैक की तरह काम करता है, जिसको फिर से जीने से उसे समझ में आता है कि वो जब सिंगल था तभी भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसके साथ कोई रिलेशनशिप में हो। इसीलिए जब सुक्कू ने उसको धोखा दिया है, तब वो उसकी वाइफ गौरी को समझने की कोशिश करता है, और शायद से उसकी माँ भी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कैसे उसकी वाइफ अच्छी है। और जब इस चक्कर से निकलने का प्लान बनाता है, तो वो उसे भी इस प्लान में शामिल कर देता है। इस वीडियो में बस इतना ही। गोविंदा नाम मेरा के बारे में और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्थिर चित्र चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।